Now in this video we are going to study about the reactions with acid, यानी कि मेटल्स रिएक्शन कैसे करती हैं एसिड्स के साथ। तो मेटल्स जो होती हैं जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी, तो जैसा कि हमने देखा था जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रही थी मेटल, और हम जानते हैं मेटल्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। तो जब एक बेस एसिड के साथ बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस देता है और हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाता है। लाइकवाइज यहाँ पर हम देखेंगे जब मैग्नीशियम एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, मेटल जो बनाती हैं सॉल्ट बनाती हैं और ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। जैसे अगर आपके पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के ऊपर आप डालते हैं HCl, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, और इससे बबल्स की फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी। बहुत टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे बबल्स के रूप में नजर आती है। सिमिलर केस होता है एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम क्या करती है, जब इसके ऊपर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो ये क्या करती है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाती है और इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिमिलर हैपन विद द जिंक। जिंक का यूज़ तो बहुत नॉर्मली किया जाता है, ये लैब में जनरली पाई जाती है, क्योंकि जिंक जो होता है ये ब्लूइश ग्रे कलर का होता है मटेरियल, और ये छोटी छोटी प्लेट्स के रूप में, ये ग्रेन्यूल्स के रूप में लैब के अंदर रखा रहता है। ठीक, इससे जब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना हो या कोई एक्सपेरिमेंट करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या करते हैं कि इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या किया जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के ग्रेन्यूल्स के ऊपर जब पोर किया जाता है, डाला जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि इससे छोटे छोटे बबल्स नज़र आते हैं। ठीक, और इन बबल्स का टेस्ट भी किया था हमने। हमने टेस्ट किया था कि जब हम कैंडल इनके पास लेके गए तो इससे पॉप साउंड आए थे। ठीक, और दैट इज द सिंगल टेस्ट दैट गिवन बाय हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के द्वारा वो टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है आयरन के केस में है कि ये जब 2HCl, मतलब जब इसके ऊपर HCl को डाला जाएगा तो ये क्या यहाँ पर देने वाले हैं, ये अपना प्रोडक्ट देंगे आयरन क्लोराइड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप इसको एसिड बेस की तरह कंसिडर करते हुए चलें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं एसिड के साथ और ये एक सॉल्ट बना रही हैं और हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज हो रही है। ठीक है, रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, यानी कि रिएक्टिविटी जो होती है वो एक मेटल से दूसरी मेटल्स पर जाने पर क्या होती है, वेरीज, यानी कि बदलती रहती है। याद रखना इस चीज़ को, ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉप पर मेटल्स पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, दे आर द मोर रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन अगर हम टॉप से डाउन जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो जो मेटल सबसे ऊपर होगी वो ज़्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करेगी, उससे नीचे वाली उससे कम, और उससे नीचे वाली उससे कम, और उससे नीचे वाली उससे कम। ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका ऑर्डर जो होता है वो अप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो मैग्नीशियम क्या आता है, सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे एल्युमिनियम, उससे नीचे जिंक, और उसके लास्ट में आता है आयरन। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये इसी सीरियल में आती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो होगा मैग्नीशियम, और उस सब इस लिस्ट के अंदर सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो होगा आयरन। ठीक है, कॉपर की और अगर सिल्वर की और गोल्ड की बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करते हैं, डेल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इवॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में होती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ केसेस में होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब ये किसके साथ रिएक्शन करे, ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है तो उस केस में क्या होता है कि उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। अंडरस्टैंड, उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये क्या करता है, दूसरी चीज़ों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसे ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो खुद नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि जब कॉपर रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ तो क्या बनाएगा यहाँ पर, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पर वाटर निकलेगा, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज़ आएगी जो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक बेसिक चीज़ बता दूँ मैं आपको बहुत अच्छे से कि कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जब वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो याद रखना यहाँ पर एक तो है हमारे पास मैग्नीशियम और एक है मैग्नीज। दीज आर बोथ द मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करेंगी, ये हाइड्रोजन गैस देती हैं, यानी कि इनसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो जब रिएक्ट करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस ना देकर क्या देंगी, वाटर देंगी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ अ वेरी इजी कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि क्या होगा जब आपकी रिएक्शन, आपके पास जो मेटल्स है उसकी रिएक्शन आप करवाएं किसी मेटल सॉल्यूशन के साथ, मेटल सॉल्ट के साथ। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या आपको वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस याद है जो हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर में? तो अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या होता है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इज सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि कोई जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगी, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और यही रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू गॉट इट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सीरीज देखी है बहुत अच्छे से, और हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपके पास हो तो उसे मैंने बोला था कि बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एलिमेंट्स एटलीस्ट तुम्हारी बुक्स में मेंशन है रिएक्टिविटी सीरीज के, उन्हें तो आपको याद करना ही है। तो अगर आपने क्या लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम को लेते हैं आप, और इसको मैग्नीशियम को आप डालते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट में। तो आप क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसकी बॉटम पे टेस्ट ट्यूब या जो भी आप लेंगे वीकर वगैरह, उसकी टेस्ट ट्यूब पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, रफ ब्राउन कलर का सब्सटेंस कलेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सोल्यूशन किसका बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट का। अब मैग्नीशियम जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाया जाता है कॉपर से। ठीक, और कॉपर से ऊपर पाए जाने की वजह से ये क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट बिहेव लाइक अ कॉपर, इट बिहेव लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है किससे, उसके सॉल्ट से, और खुद उसका सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर ब्राउन रफ मटेरियल के रूप में उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बैठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और अगर हम इसमें क्या डाल दें, मैग्नीशियम पाउडर को डाल दें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्शन होगी और जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा, और जो पीसीस ऑफ कॉपर होंगे वो उसकी बॉटम पर ब्राउन कलर के, ब्राउन रफ मटेरियल के रूप में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, सिमिलर एक्सपेरिमेंट अगर हम किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ करते हैं, तो जिंक के केस में क्या होता है, जिंक को जब आप इसमें मिलाएंगे तो ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होगा ये भी क्या हो जाता है, कलरलेस ही हो जाता है, यानी कि इस केस में भी आप क्या देखेंगे कि इसमें भी जो सोल्यूशन था वो कलरलेस हो जाएगा, और रफ मटेरियल जो होगा ब्राउन कलर का वो उसकी बॉटम में आपको रखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, एक नीचे जाकर कलेक्ट होता रहता है और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है, एंड बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। अब अगला हम बात करते हैं अबाउट द आयरन। तो इन केस ऑफ द आयरन जब आप क्या करते हो कि एक आयरन नेल को लेंगे, ठीक, और 15-20 मिनट के लिए, रिएक्शन थोड़ी स्लो है, यानी कि 15-20 मिनट के लिए आप क्या करते हैं, आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में डाल दें तो इसका कुछ देर के बाद कलर जो होगा वो पेल ग्रीन हो जाता है। याद रखना, इसे बोलते हैं पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। ठीक, तो उसका कलर क्या हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है, और एक ब्राउन कलर का पूरा मटेरियल उस नेल के और पास कलेक्ट हो जाता है, नेल मतलब जो आयरन नेल है उसके और पास कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये रफ कलर, ये रफ होता है और ब्राउन इन कलर होता है, और हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है हमारे पास आयरन सल्फेट।
ओके, तो आई थिंक आपने इन कॉन्सेप्ट को समझा होगा. दिस इज़ वेरी इजी. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम देन यू कैन completely understand them, because हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करने में कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये कलर्स के बेसिस पे ही हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अच्छा रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है. तो ये एक तरीके से कलर चेंज रिएक्शंस भी हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ही. हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि मटेरियल नीचे कलेक्ट हो जाता है दूसरी मेटल्स का, वो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रहता. और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप भी रिएक्शंस हैं. ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब उस जगह पर हम दो मेटल सॉल्ट्स की आपस में रिएक्शन कराएंगे. ठीक है, तो आई थिंक यू गाइज गेट इट very understandably, and I say thank you very much for watching this video. Be active and do your best and get your best. Thank you.